गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 8वां अध्याय, जिसका नाम है जंगल की बातें। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 3 भाग हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने जाना था अनेक प्रकार के जानवरों के बारे में। साथ ही साथ हमने विस्तार से चर्चा की थी उन सभी जानवरों की अलग अलग विशेषताओं के बारे में। हमने ये भी जानकारी प्राप्त की कि कुछ जानवर झुंड में रहते हैं, जबकि बाघ, चीते या शेर जैसे ऐसे जानवर हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने जानवरों को समझा, हमने जंगल को समझा, हमने ये भी जाना कि अभयारण्य वो स्थान है जहाँ पर जो जंगली जीव हैं या जो जानवर हैं वो स्वतंत्र रूप से आराम से प्राकृतिक परिवेश का अनुभव करते हुए विचरण करते हैं। ये अभयारण्य किसी राजकीय संस्था या किसी निजी संस्था या फिर सरकार के द्वारा संरक्षित क्षेत्र होते हैं। बच्चों, हमने जब इतनी जानकारियाँ प्राप्त कर ली तो आज के इस भाग में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं जानवरों के दर्द के बारे में। मतलब बच्चों, जैसे इंसानों को तकलीफ, पीड़ा, दर्द, खुशी का अनुभव होता है, वैसे ही जानवरों को भी दर्द, पीड़ा, खुशी का अनुभव होता है। जानवर भी हर चीज़ को समझते हैं। आपको याद होगा जब हमने कक्षा 3 में मित्रता नामक अध्याय का अध्ययन किया था तो हमने पढ़ा था उसमें स्वामी भक्त चेतक के बारे में। साथ ही साथ हमने जानी थी एक प्यारी सी कहानी कावेरी और गोपाल की, जहाँ पे हमें ये पता चला था कि अगर जानवरों को भी बड़े प्यार से रखा जाए तो वो भी हमारे सच्चे मित्र बन सकते हैं। बच्चों, इन्हीं जानवरों को क्या क्या तकलीफ़ें हैं, इनके साथ क्या क्या समस्याएं हैं या ऐसी कौन कौन सी पीड़ाएं हैं जिनसे इन्हें गुजरना पड़ता है, आज के इस भाग में हम जानेंगे इन्हीं जानवरों के दर्द के बारे में। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का भाग, जानवरों का दर्द। तो देखो बच्चों, सैजल कहती है मैंने चिड़ियाघर में बाघ देखे हैं, पर जंगल में खुला बाघ देखने का तो एक अलग ही रोमांच है। जब सेजल ने बाघ के दर्शन किए, देखा था ना हमने पिछले भाग में कि सब बच्चों ने मिलकर के महेश भैया के साथ बाघ को पानी पीते हुए देखा था, तो यह अनुभव करने के बाद में सैजल कहती है कि मैंने कई बार चिड़ियाघर जाकर के बाघों को देखा है। अच्छा बच्चों, चिड़ियाघर के बारे में पता तो है ना? देखो बच्चों, चिड़ियाघर वह स्थान होता है जहां बाघ या अन्य सभी जानवरों को, पशु पक्षियों को उनके एक सीमित स्थान यानी एक पिंजरे के अंदर रखा जाता है, जिन्हें किसी अल्प मात्रा में शुल्क दे करके एक टिकट के माध्यम से दर्शन के लिए या पर्यटन के लिए देखा जाता है। तो बच्चों, ऐसा ही चिड़ियाघर में सेजल ने भी कई बार बाघ को देखा था, परंतु आज उसने बाघ को खुले घूमते हुए देखा तो उसे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ हम देख पा रहे हैं एक चिड़ियाघर के पिंजरे में कैद बाघ को, जो एक सीमित स्थान पर कितना उदास सा लग रहा है, जो एक सीमित स्थान पर ही घूम पा रहा है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? सैजल ने ऐसा क्यों अनुभव किया कि एक खुले स्थान पर रहने वाला बाघ इतना प्रसन्न दिखता है, जबकि चिड़ियाघर के पिंजरे में रहने वाला बाघ हमें उदास लगता है? तो देखो बच्चों, आगे प्रकाश कहता है कि हाँ, चीतल चिड़ियाघर में भी देखे थे, जो उन्होंने चीतल भी देखे थे चिड़ियाघर में। अब जो चिड़ियाघर के चीतल थे वो क्या करते हैं, देखो चिड़ियाघर में जो चीतल हैं वो इस तरह कुलाचे भी नहीं भर पाते। कुलाचे मतलब बच्चों कूदना, कूद फांद, लंबी लंबी छलांगे लगाना। चिड़ियाघर में मैंने आपको बताया ना, एक सीमित स्थान दिया जाता है एक विशेष जानवर को। जैसे ये शेर का पिंजरा होगा, ये वाला हाथी का पिंजरा होगा, ये वाला भालू के लिए स्थान निर्धारित है। ऐसे ही बच्चों सीमित स्थान पर जानवर रखे जाते हैं। तभी तो प्रकाश ने कहा कि जो चीतल है वो चिड़ियाघर में इस तरह से कुलाचे नहीं भर पाता। और यहाँ हम देख रहे हैं अभयारण्य में घास को खाते हुए, मस्ती करते हुए चीतलों को। कितनी लंबी जगह है इनके पास में, ये चाहे जितनी दौड़ लगाएं, चाहे जितना लंबा कूदें, क्योंकि इनके पास खुला स्थान है। परंतु जो चिड़ियाघर है उसमें इनके पास इतना स्थान नहीं होता। इसीलिए प्रकाश ने कहा कि चीतल चिड़ियाघर में इस तरह से कुलाचे भी नहीं भर पाते। तो देखा बच्चों, आपने दोनों बच्चों ने ये स्पष्ट कर दिया कि खुले स्थान पर रहने वाले जीव बंद स्थान पर रहने वाले जीवों की तुलना में अधिक सुखदायी अवस्था में रहते हैं। तो देखो फिर महेश भैया क्या कहते हैं, बंद पिंजरे में उन्हें यह आज़ादी कहाँ? मतलब चिड़ियाघर का जो बंद पिंजरा है उन्हें उसमें इतनी सारी आज़ादी कहाँ मिलेगी, इतना जगह नहीं मिलेगी, इतनी मस्ती करने का उन्हें स्पेस भी नहीं मिलेगा।
इसीलिए महेश भैया कहते हैं कि बंद पिंजरे में उन्हें ऐसी आज़ादी कहाँ कि कुलाचे भर सकें, इतना विचरण कर सकें, दौड़ भाग कर सकें। तो और साथ ही साथ देखो महेश भैया बताते हैं कि अगर तुम्हें भी कोई तुम्हारे परिवार से अलग कर दे और पिंजरे में बंद कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। बच्चों, इसकी कल्पना करने से ही हमें कितना डर लगता है कि कोई हमें हमारे परिवार से दूर लेके जाए, फिर हमें एक बंद पिंजरे में बंद कर दे और बोले इसी के अंदर आपको रहना है, यहीं आपको खाना है, यहीं आप घूम पाएंगे। तो हमें कैसा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ना। ऐसा ही बच्चों इन जानवरों के साथ होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें एक निर्धारित स्थान ही मिलता है कि ये इतना सा स्पेस ही होता है। उनको उनके परिवारजन, उनके झुंड समूह से दूर कर दिया जाता है। तो भला जानवर इस पिंजरे में कैसे खुश रह सकते हैं? तो इसीलिए देखो क्या किया जा रहा है, अब लोग जानवरों को खुले में उनके प्राकृतिक पर्यावरण में ही रखने के पक्ष में हैं। तो अब धीरे धीरे बच्चों लोगों को भी ये बात समझ में आने लगी। आप लोगों ने भी समझा ना कि पिंजरे में रहना कितना कठिन होता है और खुले आसमान के नीचे अपने प्राकृतिक परिवेश में रहने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो धीरे धीरे बच्चों जागरूकता के जो फैलाव है उसके कारण सभी लोगों को ये बात समझ में आने लग गई कि प्राकृतिक पर्यावरण के परिवेश में ही जानवरों को रखा जाएगा। और बच्चों इसीलिए हमें भी जानवरों के दर्द को समझना चाहिए, हमें भी उन्हें बेवजह तंग नहीं करना चाहिए। तो देखा बच्चों आपने, महेश भैया ने कितनी आसानी से बच्चों को ये समझा दिया कि जानवरों का जो दर्द, तकलीफ, पीड़ा है उसे हमें भी अनुभव करना चाहिए। तो चलो बच्चों प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हैं और कुछ आसान से प्रश्नों के बारे में चर्चाएं करते हैं। सोचिए और लिखिए में। देखो बच्चों, हमने ये तो जानकारी प्राप्त कर ली कि जानवरों को कई प्रकार के दुख, तकलीफ, पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है, परंतु हमें अभी ये भी तो जानना है ना कि इन जानवरों के लिए कौन क्या क्या कर पाता है, यानी मानवों ने अपने वातावरण में इन जानवरों को कैसे जगह दी है या इनकी कैसे मदद की है। तो उसी पर आधारित है हमारा पहला प्रश्न। तो देखो बच्चों, किसी गांव में पानी की एक कुंडी बनी हुई है, हिरणों के झुंड वहीं आकर कुंडी से पानी पीकर चले जाते हैं। तो देखो बच्चों कितना प्यारा गांव है जिसमें एक पानी की कुंडी, कुंडी मतलब एक छोटा तालाब का कुंड या छोटा तालाब नुमा आकृति बनी हुई है जिसमें पानी रहता है और हिरणों का झुंड आता है, वहाँ से पानी पीता है और पी करके चला जाता है। तो देखो आपको ये बताना है कि गांव वालों ने यह क्या सोच करके यह व्यवस्था की है। तो बच्चों हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे कि गांव वाले ये महसूस कर पा रहे थे कि इन बेजुबान जानवरों को हमारी मदद की आवश्यकता है, तो हम क्यों ना इनके पानी के लिए जो व्यवस्था है उसको सुचारू बनाने के लिए एक छोटे कुंड का निर्माण करते हैं। तो यही विचार करके यानी जानवरों की मदद को आगे रख करके इन गांव वालों ने उस कुंडी का निर्माण कराया होगा जिसमें कि इतने सारे हिरन रोज अपनी प्यास बुझा करके बड़े खुश होकर के चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम इस प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि गांव वालों ने बेजुबान जानवरों की मदद के उद्देश्य से ही इस कुंडी का निर्माण करवाया है। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, यदि भालू का एक बच्चा आपके शहर या गांव में आ जाए तो आप क्या करेंगे? सोचो बच्चों, एक भालू का छोटा सा बच्चा हमारे गांव या शहर में आ जाता है तो हम क्या करेंगे, हमसे पूछा है इस प्रश्न में। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात हम तुरंत वन विभाग की जो टीम है, दल है, उसको सूचना देंगे कि हमारे एरिए में, हमारे क्षेत्र में एक भालू का बच्चा आ गया है। हम उसे इतना ख्याल रखेंगे कि उसे किसी प्रकार से कोई व्यक्ति चोट ना पहुंचाए, हमें इतना उससे दूरी भी बनाए रखनी है कि वो हमें भी किसी प्रकार से कोई चोट ना पहुंचा दे। तो हम इस प्रश्न में क्या क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले हम वन विभाग की टीम को यह सूचना देंगे कि उक्त जानवर यानी भालू का एक बच्चा हमारे शहर या गांव में आ चुका है, और साथ ही साथ हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि उस बच्चे को, उस भालू के बच्चे को कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचा सके, और हम उस बच्चे से इतनी दूरी भी बनाए रखेंगे कि वो हमें भी कोई हानि नहीं पहुंचाए। तो देखा कितनी आसानी से हमने इस प्रश्न का आंसर दिया है। तो चलो अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, कुछ लोग सांप दिखने पर उसे मार देते हैं, क्या ऐसा करना ठीक है?
बच्चों, सबको जीने का अधिकार है। अगर हमारे आस पड़ोस में हमें सांप दिख जाता है तो आपने देखा होगा ना, कुछ व्यक्ति उसे मार देते हैं दिखते ही। ऐसा करना क्या सही होगा? तो बच्चों, हम विचार कर सकते हैं ना, क्या किसी के प्राण लेना सही है? नहीं ना, ये तो गलत बात है। इसलिए हम लिखेंगे कि कुछ लोग सांप दिखने पर उसे मार देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो हमें करना क्या है? हमें वन विभाग को सूचना देनी है कि उक्त जानवर यानी एक सांप हमारे यहाँ पर हमारे क्षेत्र में आ गया है, तो आप इसे ले जाइए और जंगल में छोड़ दीजिए। ये सबसे बढ़िया काम होता है, ना कि उसे मारना। तो देखा, इस प्रश्न का उत्तर भी हमने तैयार किया है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, अगर आपसे कोई दिन भर काम करवाए तो आप थक जाते हो। हम थक जाते हैं ना, जब पूरे दिन हम मेहनत करते हैं, हमसे कोई व्यक्ति लगातार काम करवाया जाता है तो हम थक जाते हैं। तो ऐसा ही अगर और क्या करते हैं, उसके बाद में हम थक गए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम उस व्यक्ति को कह देंगे, भाई हम अब काम नहीं कर सकते, यानी काम करने से हम मना कर देते हैं। पर बच्चों, आपने कभी सोचा है कि जो बोल नहीं सकते यानी कि बेजुबान जानवर, वो थक जाने पर क्या करते हैं या क्या कर सकते हैं? क्योंकि वो कह तो सकते नहीं ना कि मैं थक गया हूँ, अब मैं और काम नहीं कर सकता और बोझा नहीं ढो सकता। तो वो क्या करते होंगे? इसी प्रश्न का उत्तर हमें देना है। तो देखो बच्चों, जब जानवर फुर्तीला होता है या तरोताज़ा होता है तो वो काफ़ी मेहनत करता है, परंतु जब वो थक जाता है तो आपने देखा होगा उसकी जो गति है चलने की, वो भी धीरे हो जाती है। धीरे धीरे वो अपना जो मालिक होता है उसके द्वारा दिए गए आदेशों का पालन भी नहीं करता, और साथ ही साथ वो एक जगह बैठने की कोशिश भी करता है। इसके अलावा बच्चों, आपने ये भी देखा होगा कि चलती हुई गायें जब चल रही होती हैं किसी मैदान में, और जब वो थक जाती हैं तो किसी ठंडी जगह पर बैठ करके सुस्ताने लगती हैं। तो हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि जानवर थक जाने पर किसी स्थान पर बैठ करके थोड़ी देर के लिए सुस्ताते हैं या आराम करते हैं। साथ ही साथ अगर वो किसी कार्य में लगे हुए हैं और उन्हें थकान हो चुकी है तो वो उस कार्य में आनाकानी करना भी शुरू कर देते हैं, यानी कि दिए गए निर्देशों का वो पालन नहीं करते और वो कहना चाहते हैं कि भाई हम थक गए हैं, हमें थोड़ा आराम चाहिए। तो देखा, कितनी आसानी से हमने इस प्रश्न को तैयार किया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा आज का अगला प्रश्न है, देखिए, कुछ लोग जीव जंतुओं को अपने शौक के लिए पालते हैं। देखो बच्चों, जानवरों को पालना सबसे बढ़िया बात है, परंतु हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर हम किसी जानवर को पाल रहे हैं तो हमें उसका पूरा पूरा ख्याल रखना है। उसका खाने का भी ख्याल रखना है, उसे किस तरह से हमें रखना है, साफ़ सफाई का। साथ ही साथ अगर वो बीमार होता है तो हमें उसके इलाज की भी पूरी व्यवस्था रखनी है। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग इन्हीं जीव जंतुओं को अपने शौक के लिए पालते हैं। तो आपको बताना है कि आपने किन किन जीव जंतुओं को शौक के लिए पाले जाते देखा है। तो उन सभी जीव जंतुओं के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, मेरे आसपास कुछ लोग कुत्तों को पालते हैं, गाय, बकरियाँ, भेड़ों को भी पाला जाता है, कुछ व्यक्ति ऊँटों को पालते हैं। साथ ही साथ मैंने देखा है कि कुछ व्यक्ति तोते या चिड़ियाएँ, रंग बिरंगी चिड़ियाएँ जैसे पक्षियों का भी पालते हैं। तो मैंने जिस प्रकार से अपने आसपास देख करके इतने सारे जीव जंतुओं के नाम बताए हैं, वैसे ही आप भी पता करेंगे कि आपके आसपास व्यक्ति किन किन जीव जंतुओं को पालते हैं, और उन सभी के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो देखा बच्चों, हमने प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हुए कितनी आसानी से इतने सारे अभ्यास प्रश्नों को हल कर दिया। तो बच्चों, हम एक बार ये देखते हैं या ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज के इस अध्याय से यानी जंगल की बातें नामक पाठ से हमने अब तक क्या क्या सीखा है। तो चलो देखते हैं हमने सीखा। देखो बच्चों, हमने जानकारी प्राप्त की, जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षण देने हेतु अभयारण्य बनाए गए हैं। बिल्कुल ये बात सही है ना कि जो उनका प्राकृतिक परिवेश है उसका अनुभव कराने के लिए, उनको प्राकृतिक परिवेश में ही संरक्षण देने के लिए अभयारण्य बनाए गए हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जान पाए कि जानवर अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। जहाँ पर कुछ जानवर झुंड में रहते हैं, कुछ जानवर अकेले रहना पसंद करते हैं, कुछ जानवरों इतने ताकतवर होते हैं कि वो खड़ी हुई फसल को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हमने ये भी देखा था कि कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनमें काफ़ी शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं,
जैसे रात को देख सकने की जो क्षमता है वो बाघों में होती है और उनके सूंघने की जो क्षमता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हमने जाना था कि जानवर अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की विशेषताएं भी होती हैं। और हमने जानकारी प्राप्त की कुछ जानवर झुंड में तो कुछ अकेले ही रहते हैं। जैसे सुअर, चीतल, नीलगाय जैसे जानवर झुंड में रहते हैं, बाघ, शेर, चीते जैसे जानवर अकेले रहना पसंद करते हैं। और हमने जाना कि हमें जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। उनका सही विकास उनके प्राकृतिक परिवेश में ही हो सकता है। यानी कि बच्चों, चिड़ियाघर की तुलना में अगर अभयारण्य या जंगल में जानवर रहते हैं तो वो ज़्यादा खुश होते हैं और उनका विकास भी पूर्ण रूप से होता है। ये सभी जानकारियाँ आज के इस अध्याय से हमने प्राप्त की थी। तो चलो बच्चों, अब समय है कि हमने क्या जाना, क्या समझा और उसको अब बताने का समय है। तो चलो शुरू करते हैं आज के जाना समझा अब बताइए। देखो बच्चों, चिंकारा, नीलगाय, बंदर और जंगली सुअर की कोई एक एक विशेषता बताइए। यहाँ पर बच्चों हमें इस प्रश्न में इन सभी जानवरों की एक एक क्वालिटी यानी विशेषता बतानी है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले चिंकारा से। देखो बच्चों, चिंकारा के बारे में हमने अध्ययन के दौरान ये सीखा था कि जो चिंकारे हैं, अगर उन्हें पर्याप्त मात्रा में या कम पानी भी मिलता है तो वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो हमने जानी चिंकारा की विशेषताएं। अब हम देखते हैं एक नीलगाय की विशेषता। बच्चों, नीलगाय की यह विशेषता होती है कि उसका जो शरीर होता है वो कुछ कुछ हिरन जैसा होता है और कुछ कुछ गाय के जैसा होता है। हुई ना अलग सी बात, उसमें कुछ विशेष बात है। ये है नीलगाय की विशेषता। बच्चों, बंदरों की विशेषता के बारे में हमने ये जानकारी प्राप्त की कि जो बंदर होते हैं वो झुंड में रहना पसंद करते हैं, यानी वो अकेले नहीं रहते, वो अपने एक झुंड में रहते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि ये एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांग भी लगा सकते हैं। तो ये किसकी विशेषता हुई? बंदरों की। और इसके अलावा बंदरों की एक और विशेषता हमने देखी थी कि ये अनजान जानवर या बाघ जैसे शिकारी जानवर को देखने पर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, अब हम देखते हैं जंगली सूअर की विशेषता। देखो बच्चों, जंगली सूअर की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये झुंड में रहते हैं। साथ ही साथ हमें ये पता चला था कि ये बड़े ताकतवर होते हैं और ये खेत में घुस जाने पर वहाँ की फसल को नुकसान भी पहुँचा देते हैं। तो जंगली सूअर की विशेषता है उसकी ताकत और उसका झुंड यानी समूह में रहना। तो हमने जानी इन सभी जानवरों की विशेषताओं को। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, जानवर उनके प्राकृतिक परिवेश में ही खुश क्यों होते हैं? बच्चों, जैसा कि महेश भैया ने हमें कहा था कि अगर आपको कोई घर से दूर एक पिंजरे में अकेला रख देगा तो आप खुश हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे देंगे कि जानवर अपने प्राकृतिक परिवेश में ही खुश होते हैं, क्योंकि प्राकृतिक परिवेश में उन्हें उनका समूह उनके साथ रहता है। साथ ही साथ उन्हें विचरण करने के लिए पर्याप्त जगह मिल पाती है और इसी कारण से उनका विकास हो पाता है और वो प्रसन्न होते हैं। तो हम कितनी आसानी से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, हम जानवरों की क्या मदद कर सकते हैं? बच्चों, आपको याद आ रहा है वो गांव जिसने कुंडी का निर्माण कराया था हिरणों के पानी पीने के लिए? तो हम भी जानवरों की कैसे मदद कर सकते हैं, यहाँ पे हमें बताना है। तो देखो बच्चों, हम जानवरों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करके उनकी मदद कर सकते हैं, या फिर हमें कहीं कोई घायल जानवर दिखे तो हम तुरंत उसे पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के राहत पहुंचा सकते हैं। और हमें ये भी कोशिश करनी है कि हम अगर हमारे आसपास किसी व्यक्ति विशेष को किसी जानवर को परेशान करते हुए देखें तो हमें उसे टोकना चाहिए, उसे हम रोक सकते हैं। तो ये छोटे छोटे कार्य हैं जिन्हें करके हम जानवरों की मदद कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें यह भी कोशिश करनी चाहिए कि लोग इस बात को समझें कि जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में ही रखा जाए, न कि बंद चिड़िया घरों में। तो देखा प्यारे बच्चों, आज के इस अध्याय पे आधारित इतने सारे प्रश्नों को हमने कितनी आसानी से हल किया है। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज की शिक्षा। और आज की हमारी शिक्षा है, वन हमारी
प्राकृतिक संपदा हैं। बच्चों, जो वन हैं, जंगल हैं, वो हमें प्रकृति से प्राप्त एक अनमोल धरोहर हैं जिसका कोई मूल्य नहीं है। साथ ही साथ देखो, इनका संरक्षण हमारा नैतिक दायित्व है। मतलब ये हमारी ड्यूटी है, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें इन जंगलों का, इन वनों का, इस प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस अध्याय जंगल की बात में हम परिचित हुए जंगल की अजब निराली दुनिया से, और इतने सारे जीव जंतुओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो प्यारे बच्चों, आज के इस अध्याय में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।